नमस्कार, न्यूज इंडिया में मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है इंडिया का सवाल का। दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक तरह से अब आगाज हो चुका है। अभी तक बीजेपी के दूसरे नेता ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोल रहे थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाकर जोरदार हमला बोला है। आज पीएम मोदी ने कहा कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आम आदमी पार्टी देश के लिए आपदा से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली में विकास की रफ्तार रोक रखी है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के लोगों को 4500 करोड़ की सौगात दी, तो इससे पहले नितिन गडकरी ने भी दिल्ली को 12500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने की बात कही थी। जाहिर है बीजेपी केजरीवाल के मुफ्त वादों का मुकाबला विकास के दम पर करना चाहती है, लेकिन चुनाव से पहले दिल्ली में जुबानी जंग भी जारी है। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर गाली देने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सिर्फ शिलान्यास वाली पार्टी है। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाए। दिल्ली के चुनाव में कुछ ही दिन बाकी, लेकिन उससे पहले दिल्ली की सियासत अपने चरम पर है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के लोगों को 4500 करोड़ की सौगात और केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने अशोक विहार में जनता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने आप सरकार को आपदा सरकार बताया। उन्होंने कहा, सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं, जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। दिल्ली वालों को इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। आज हर गली कहती है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम ने इस चुनाव के लिए नारा दिया कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया। उन्होंने दिल्ली के अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया। गरीबों के लिए नए घर का इनॉग्रेशन करते हुए पीएम मोदी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने अपना कभी भी घर नहीं बनाया। 10 सालों में हमारी सरकार ने 4 करोड़ लोगों को मकान दिया। बीते 10 साल में दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। पीएम मोदी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए। पीएम ने कहा कि आपदा वालों ने शराब ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। वोटर आपदा से दिल्ली को मुक्त कराने की ठान चुका है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी
दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। पीएम मोदी के आरोपों का जवाब देने के लिए केजरीवाल मैदान में उतरे। केजरीवाल ने पीएम पर निशाना बोलते हुए कहा कि पीएम अपने काम को गिनाते, न कि गाली देते। पीएम मोदी ने मुझे गाली दी। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है कि दिल्ली की झुग्गी वालों को एक भी मकान नहीं मिलने वाला। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ शिलान्यास पार्टी है और हमारी सरकार काम करने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। दिल्ली के सर्द पारे में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दिल्ली के रण में अब आपदा की एंट्री हो चुकी है और जुबानी जंग जारी है। कोई खुद को काम करने वाला बता रहा है तो किसी को भ्रष्टाचार का सरगना बता रहा है, लेकिन फैसला तो दिल्ली के लोगों को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अब ये सियासी लड़ाई देखा जा रहा है कि दिल्ली में जोरों पर है और आपदा एक शब्द अब बीच में आया है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने जब आज करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जनता को सौगात दी, तो उन्होंने मौजूदा सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए निशाना साधते हुए कहा कि आपदा की सरकार है। इधर 1.5 घंटे बाद केजरीवाल आते हैं और इसी शब्द का प्रयोग वो बीजेपी के लिए करते हैं कि आपदा तो बीजेपी के अंदर आई हुई है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद हैं। हम आपसे उनका परिचय करा देते हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नीतीश चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रितु चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बीजेपी प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक राम कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं नीतीश जी आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी इस शब्द की, आपदा की सरकार दिल्ली के लिए है, तो कैसी प्रतिक्रिया है आपकी इस शब्द पर? सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं शुक्रगुजार हूँ दिल्ली के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। देर से ही सही, कम से कम दिल्ली के प्रति थोड़ी बहुत आस्था 5 साल बाद पुनः दिल्ली के लिए जागी। मैं इसलिए विशेष तौर पर उन्हें आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में ये रह गया थोड़ा सा
सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहाँ की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। हमने जो अचीवमेंट की पिछले 10 साल की राजनीति में, वो यही तो अचीवमेंट करी कि प्रधानमंत्री से लेके एक आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा की बात करें। और मुझे बड़ी हंसी आई ये बात सुन के कि टेट के स्कूल का उद्घाटन करने वाले हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दिल्ली में शिक्षा की बात कर रहे हैं। हमें यही तो चाहिए और हम चाहते हैं इस पर खुल के चर्चा हो। हमने लिस्ट दिया आपको, आपके सामने लिस्ट है। इसमें हमने कॉलेजेस की लिस्ट बताई 2015 में कितने हमने 2015 से अभी तक हमने यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी मैं लिस्ट आपको साझा करता हूँ। कितने हमने स्कूल बनवाए, हम उसकी लिस्ट आपके समक्ष रखते हैं। कितने हमने फ्लाईओवर बनवाए, हम आपके समक्ष वो रखते हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र है जिसमें 2020 में उन्होंने कहा था, मैं संकल्प पत्र के 5वें पन्ने पे पढ़ रहा हूँ, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। ये मेरा कहा हुआ नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की नहीं। केजरीवाल ने देखिए नीतीश जी ये भी कहा था कि 3 कॉलेज का निर्माण कराए, 3 यूनिवर्सिटी। माफ कीजिएगा नीतीश जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, 3 यूनिवर्सिटी कौन सी हैं वो? ये लीजिए, दिल्ली DPSRU, महरौली, NSUOT, आजाद हिंद फौज मार्ग, द्वारका सेक्टर 3। दिल्ली नहीं, ये आप क्या गिना रहे हैं? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर? द्वारका, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये सामनाथ पार्क, सिविल लाइन, दिल्ली टीचर। ठीक है, लग रहा है आप मेरी बात को ध्यान से सुनना नहीं चाह रहे हैं। खैर, अनिरुद्ध प्रताप जी, मैं 10 सेकंड में एक बात कंप्लीट अब आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि आपदा तो बीजेपी के अंदर है, सीएम चेहरा कौन है दिल्ली के लिए? और अभी तक तो आप सीटों को फॉर्मूला भी नहीं तय कर पाए। अंजलि जी, हमें लगता है सबसे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के कैरेक्टर के बारे में जनता को जानना बड़ी जरूरी है बात है। उनके अंदर 3 जबरदस्त गुण है, लोमड़ी जैसी धूर्ता, साथ में गिरगिट जैसा रंग बदलना, घड़ियाली आंसू। ये गजब का क्वालिटी उनके अंदर है। अब बात आती है कि इन्होंने स्कूलों का काम किया। इनसे पूछे 2000 जब से इनकी सरकार आई 2015 से कितने नए स्कूल बनाए। अगर स्कूल का हालत इतनी अच्छी थी तो 30,000 बच्चे पर ईयर ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? नए इन्होंने हॉस्पिटल कहाँ खोले इन्होंने? इनसे पूछे, ये आए थे कि होप एजुकेशन देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, तो पता चला कि दारू। देखिए, बार बार कॉन्टिन्यूस बोल डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं भी बोलूंगा। 1 मिनट बोल लेने दीजिए, वो शांत थे आपके समय में, आपकी बारी में, तो आप भी सुन लीजिए पहले ना नीतीश जी। अरे सुन लीजिए ना, अरे सर सुन लीजिए, इको करती है, सुन लीजिए, आपकी बात दर्शक नहीं सुन पाएंगे। हाँ, नए इन्होंने कितने हॉस्पिटल इन्होंने खोले। इन्होंने कहा था कि हम अरे होम नीतीश ट्यूशन जी, देंगे, बात तो पता सुन चला लीजिए कि पहले। होम डिलीवरी किसकी करने लगे? शराब की करने लगे। ऊपर से नीचे कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें 2-4 नेता 10 नेता करप्ट होते हैं। इनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी करप्ट है। ठीक, आए थे कि हम वैगन आर में चलेंगे, इन्होंने कहा शीश महल बना दिया। अब आप इनसे पूछिए कि स्कूल बनाने के लिए कहते हमारे पास जगह नहीं थी, वो तो बात शीश सब महल ठीक है, बनाने के लिए लेकिन इनके पास उन्होंने जगह है। आप पर सवाल ठीक ये है। दागा है कि बीजेपी के अंदर खाने में आपदा है, ना तो सीएम चेहरा है। कोई आपदा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इनका अचीवमेंट गिना रहा हूँ मैं। नहीं, अचीवमेंट तो इन्होंने ठीक है, किस आपसे तरीके जो से सवाल इनका पूछा है आप achievement मुद्दे को गिना भटका रहे। खैर आगे बढ़ते हैं। मुद्दे को नहीं भटका नहीं, रहा हूं। फिर अन्य ये मेहमानों इनका की तरफ भी बिल्कुल चलना है, दुरुस्त तो आप देखना। जो इनका सवाल क्या पूछा उसका achievement जवाब है? देते इनका सारा चलिए। अचीवमेंट हमने गिना दिया। आज दूसरा चीज, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। ये कहे कि पंजाब के अंदर सरकार आएगी और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पता चला कि पंजाब में सरकार आ गई। इन्होंने वादा किया कि हम 1000 रुपए महिलाओं को देंगे पंजाब में, पता चला महिलाओं को चलिए ठीक है, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे। ऋतु चौधरी जी, वोटर बना के बैठे ऋतु हुए हैं। चौधरी जी, अब एक तरफ तो कालका जी से आतिशी है, तो दूसरी तरफ आपकी तरफ से आप अलका लांबा जी को भी उतार दिया गया है, यानी कि आपने तो यहाँ पर धुरंधर प्रत्याशी उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी तो बीजेपी का भी सामना करेगी और कांग्रेस का भी सामना करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अलका जी ऐसी प्रत्याशी है कि आतिशी जी उनके सामने मैं नहीं समझती कि कोई जो है कद रखती।
उन्होंने जो है स्टूडेंट टाइम से जो है वो राजनीति करती आई है और दिल्ली की जनता के लिए उनका जीवन जो है समर्पित है। और कांग्रेस ने हमेशा हर जगह जो है ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो कि जनता की सेवा में तत्पर है, सदैव तत्पर है। देखिए, केजरीवाल जी की अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी आपदा आई थी कोरोना, आपको याद होगा। उस आपदा में केजरीवाल जी ने जब हर जो व्यक्ति जो है गैस के लिए, ऑक्सीजन के लिए भटक रहा था, उस समय ये लोग शराब बांट रहे थे। उस समय ये लोग जो है जनता को ऑक्सीजन देने की बजाय जो है वहां पर शराब के ठेकों पर आपने देखा होगा कि लाइनें लगी हुई। इस प्रकार का क्या बात है ऋतु जी, आप तो अपनी ही गठबंधन की पार्टी की इतनी यहाँ पर कमियां निकालने में लग गए हैं जब बात आ रही है दिल्ली चुनाव की। देखिए, गठबंधन जो है वो इसलिए बना कि ताकि जो है पूरे देश में जो संविधान के साथ हो रहा है, जो लोकतंत्र के साथ हो रहा है, उसकी रक्षा की जा सके। उसके लिए जो लाइक माइंडेड पार्टियां थी उन्होंने हमारा साथ दिया और आज भी हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जहां दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली में अगर किसी का नाम आता है तो केवल और केवल कांग्रेस भले क्यों ना योजनाओं को और रेवड़ी योजनाओं को कॉपी करना पड़ जाए, 400 यूनिट तक फ्री बिजली देने का भी वादा करना पड़ जाए, भले ही क्यों ना कॉपी करना पड़ जाए। ऋतु जी देखिए, मैं वही आपको बता रही थी कि कॉपी करने, कौन कॉपी करता है कौन कॉपी नहीं करता है, ये नहीं, वो तो 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं और 400 यूनिट तक फ्री बिजली में आधा लगेगा बिल, लेकिन आपने तो सीधा तड़ी पार 400 यूनिट तक फ्री बिजली। देखिए अंजलि जी, आपको भी पता है कि दिल्ली में बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। मेरे खुद के घर पे जो है पानी का बिल 1-1.5 लाख रुपए का आया हुआ है और ऐसे तमाम घर है जो है जिनके जो पानी के बिल आए हुए हैं वो माफ करवाने की लिस्ट में है, उनका कोई माफ नहीं हो रहे हैं। और तमाम जो है इन्होंने जितने भी सपने दिखाए उस किसी सपने में इन्होंने ये पूरे नहीं कर पाए। इन्होंने शिक्षा का सपना दिखाया, कहाँ पूरा हो पाया बताइए ना। किस कौन से जो है पायदान पे दिल्ली के जो बच्चे आते हैं पूरे देश में, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, कितने बच्चे पास होते हैं, आप ये बताइए। उसके बाद जो है ये हॉस्पिटल का सपना दिखाते हैं। आप चले जाइए यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में, आपको शराब पीते हुए जो है ये दिल्ली के जो है लड़के दिखाई देंगे। ठीक है, आपने जो बातें गिनाई हमने सुना। डॉक्टर रुद्र विक्रम जी माफ कीजिएगा, क्योंकि अब जब कोई भी पार्टी होती है तो पहले तो अपने काम को गिनाती है कि हमने ये काम किया है और इस आधार पर हमें वोट दीजिएगा। लेकिन पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी ने योजनाओं का शिलान्यास किया, सौगात दी, उसके बाद केजरीवाल आते हैं और सीधे हाथ में लेकर के संकल्प पत्र पीएम नरेंद्र मोदी की कमियां गिनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ये काम तो नहीं किया है। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अरविंद केजरीवाल जी किस अधिकार से आतिशी जी के बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करते हैं, दिल्ली सरकार की योजनाएं गिनाते हैं, क्योंकि ना वो केवल एक विधायक हैं, ना वो दिल्ली के सीएम है, एक पार्टी के वो संयोजक हैं। और अगले जो चुनाव होंगे उसके जो चुनाव रिजल्ट आएंगे, अगर मान लीजिए इन केस आम आदमी पार्टी के नंबर ज़्यादा भी आते हैं तो भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ये बात मुझे लगता है कि ये दिल्ली की जनता, मैं भी दिल्ली का एक वोटर हूँ और मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, तो मैं दोनों बातों को समझता हूँ कि अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी कितने भी वोट ले आए, कितने भी उनके विधायक। क्या बात कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों का वोट काट रही है बीजेपी। मैं यही कह रहा हूँ कि ये बात जो है अरविंद केजरीवाल को भी पता है, ये बात दिल्ली के वोटर को भी पता है और इसीलिए आम आदमी पार्टी थोड़ी सी बौखलाई हुई है। इसीलिए वो जो भी ये बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप की योजनाओं को उद्घाटन करें, अनाप शनाप की जो भी स्कीमें बेच रहे हैं, जो बेचने का काम करते हैं, वो स्कीम जो बेच रहे हैं अनाप शनाप की, तो ये और दिल्ली की जनता, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की जनता वो है जो 7 की 7 सीटें बीजेपी को देती है और वही दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चुनती है। क्योंकि ये बात तो मैं मानता हूँ, सब लोग मानते हैं कि एक पसंदीदा चेहरा जो बीजेपी की कमी थी कि उनके पास कोई चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री फेस का, वही कमी आज आम आदमी पार्टी में हो गई है, क्योंकि उनके पास भी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है इस समय। आतिशी के नाम पे या किसी अन्य नेता के नाम पे
कभी भी दिल्ली की तो जनता ऐसे आम तो आदमी वो पार्टी को कह वोट रहे नहीं हैं कि करेगी। बीजेपी के पास भी चेहरा नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के पास भी चेहरा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी के पास चेहरा नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी के पास कई सारी जो, क्योंकि ज्यादातर चीजें एलजी के उसमें आती हैं, ठीक है। एलजी के अधिकार क्षेत्र में आती है, और एलजी के द्वारा ही आज देखिए ना दिल्ली पुलिस जो भी काम ठीक है। कर रही है वो सारा कुछ एलजी के अंतर्गत काम डॉक्टर कर रही है। सुनील कौशिक जी, अब बात आ रही है चेहरे की कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं, आम आदमी पार्टी कह रही है। अभी जैसा कि आपके समकक्ष डॉक्टर रुद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी के पास भी चेहरा नहीं है, तो ऐसे में क्या कहा जाए, दिल्ली की जनता फिर कहां पर भरोसा करे, क्योंकि एक दूसरे की कमियां ही गिनाते नहीं थक रहे हैं तमाम पार्टी के नेता। देखो, देश के इतिहास में दिल्ली एक ऐसा प्रदेश तो रहा जिसमें आप देखेंगे कि एक कुर्सी ऐसी थी जो केजरीवाल जी की रिजर्व थी, और संवैधानिक रूप से जिस मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, आजसी उस कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये क्या संदेश देता है? क्या संविधान के प्रति देश के, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री की जवाबदेही नहीं है क्या? क्या कोई एक ऐसी कुर्सी हो सकती है जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित हो जाए कि केवल वही व्यक्ति उस पर बैठेगा? ऐसे सांकेतिक संदेश मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। दूसरा, चुनाव के समय में जो आजकल चल रहा है, जो मैं देख रहा हूं, फ्री रेवड़ी बांटने का, केजरीवाल जी ने जितने भी वायदे अब तक किए हैं, जितने भी वायदे किए हैं, यदि पूर्ण रूप से यदि आप पार्टी की सरकार बनती भी है तो निश्चित तौर से मानिए कि दिल्ली का जितना बजट है उतने बजट की आवश्यकता और बढ़ेगी। चाहे वो 3 व्हीलर चालकों के बच्चियों की शादी की बात हो, चाहे उनके बच्चों को कोचिंग में फ्री देने की बात हो, चाहे दलित बच्चों को बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है उनके शैक्षिक जितना भी खर्चा होगा वो दिल्ली सरकार देगी उसकी बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, मंदिरों के और मठों के जो भी लोग हैं उनको सम्मान निधि की बात हो, लगभग इन सारी चीजों को यदि हम जोड़ लें। अच्छा, ये तो जरूर लगभग देखा 70,000 जाता है, से चलिए राम कुमार जी के पास चलते हैं, ये जरूर देखा जाता है जैसे कि मठों मंदिरों को उन्होंने बात की है, क्योंकि एक दूसरे को पार्टियां कॉपी जरूर करती हैं, जो जनाधार मजबूत लगने लगता है उस पर जरूर प्रहार करना है। अब देखिए, ग्रंथियों और पुजारियों के लिए 18,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, जिसको बीजेपी कोर वोट बैंक मानती है, वो मानती है कि हम पुजारियों का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, सनातन धर्म के हम सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। उससे भी अब इधर आम आदमी पार्टी ने मतलब देखा गया कि उसको लेकर भी विचार किया है आम आदमी पार्टी ने और सम्मान राशि की घोषणा की है। नमस्कार, पैनल को नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये आपदा नहीं, ये झूठों की सरकार है, झूठों का भंडार है। यमुना साफ हुई क्या? इन्होंने चिट्ठी लिखी थी भागवत को, वो भी झूठ है। चिट्ठी इन्होंने अन्ना हजारे ने जितनी चिट्ठी लिखी उसकी कोई जवाब दिया क्या? इन्होंने स्कूलों में इन्होंने क्लासेस बढ़ाई, टीचर बढ़ाए क्या? ये मूल सवाल है। लेकिन बीजेपी क्या करती है, उनके पीठ पे खेलती है और वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। बीजेपी को उनको अपने पीठ पर लाना होगा और जो मूल मुद्दे हैं उसको उजागर करना होगा। वोटर लिस्ट के घपले, रोहिंग्या को लाके बसाना, ये सब विषय ओपन करना पड़ेगा। वो हमारे संजय सिंह की वाइफ का मुद्दा लेकर नहीं चलेगा, एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो इन्होंने लूट मचाई और झूठ बोला है, यमुना साफ होने के लिए 5 बार उनकी बाइट है, अंत में उन्होंने बोला यमुना हमसे साफ नहीं होगी। ये बीजेपी ने जो देश भर में घर जल योजना पहुंचाई है, वो क्यों नहीं बीजेपी जो बोलती है वहां पर? बीजेपी को कुमार जी, मैं कुछ और मुद्दे को आपके पास लेकर आई थी, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा में, और चर्चा इसी बात की कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही वक्त में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ योजनाओं, वादों की बातें हो रही हैं। हर कोई इस रेस में आगे चलने की कोशिश में है। एक तरफ बीजेपी की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी जो लगातार 2 बार से चुनाव जीती आई है दिल्ली में, अब उसके पैरों के नीचे से जमीन खींचनी है विकास के मुद्दे पर, विकास की बातें कर कर, क्योंकि हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि जो केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसी को मुद्दा बनाते हुए केजरीवाल ने कैंपेन शुरू किया था मुफ्त की रेवड़ी। अब इस पर लोगों से सवाल भी किए थे कि दिल्ली की सरकार
मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है। अब ये आप बताइए, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। वापस से अपने मेहमानों का रुख करते हुए नितेश जी, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी तो आपकी ओर से कैंपेन भी चलाया गया था। हमेशा देखा गया है कि जब भी बीजेपी कोई मुद्दा उठाकर लाती है, आप उसे कैंपेन में शामिल कर लेते हैं। आपदा, आज आपदा का जिक्र किया तो आपने आपदा को लेकर भी बीजेपी के पाले में गेंद ये वापस से फेंक दी कि ये आपदा तो आपके पास आ रही है। अब लेकिन बात आती है परियोजनाओं की, रेवड़ियों की, तो इसमें कौन किस पर भारी है? क्योंकि बीजेपी ने तो 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन एक तरीके से कर दिया, क्योंकि इससे पहले नितिन गडकरी ने 12,500 की इंफ्रा प्रोजेक्ट का ऐलान किया था और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने 4,500 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया है। इसे चुनौती के तौर पर देख रहे हैं आप या नहीं देख रहे हैं? नितेश जी की आवाज बढ़ाइए। जनता ने उनको दिया है, तो मेरा मानना है कि एक फर्ज इन सांसदों का भी बनता है। अगर उन्होंने 10 सालों में सिर्फ ये छोटे छोटे चुनाव के समय में ही सही कम से कम ये परियोजनाएं लाए थे, सही उन्होंने दिल्ली के वोटरों का जो कर्ज उनके ऊपर है उसका कुछ तो योगदान उन्होंने अदा किया। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन फिर सवाल वही है, दिल्ली की जनता लगभग 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देती है, उसके एवज में दिल्ली सरकार को 325 करोड़। अब आपके चैनल के माध्यम से और आज हमने जुमलों की बाजार में से एक खबर मिली कि 3 के लिए सिर्फ अभी फीता कटा है और इस 10 साल में 3 यूनिवर्सिटी, और एक तरफ से हमने 10 साल में लगभग 15 यूनिवर्सिटी, जिसकी लिस्ट मैं आपके सामने डिस्कशन कर भी सकता हूँ खुले में, अंडर कंस्ट्रक्शन की लिस्ट में बता सकता हूँ। तो आप समझिए कि जो आदमी 10 साल में 3 यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हो, मतलब 50 साल में भी मुझे उम्मीद नहीं है कि आम आदमी पार्टी की वो बराबरी तक भी कर सकता हो। काम क्या था? फिर मैं आता हूँ दूसरे बात पे, उन्होंने झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान दिया। कालका जी में आज से ठीक 5 साल पहले इसी जुमले के नाते 3,000 उन्होंने झुग्गियों की चाबी थी, इस बार 1,700 को दी। उनके ही संकल्प पत्र में लिखा था कि 2022 तक देंगे। 40 लाख झुग्गियां हैं। अरे नितेश जी, एक बात मुझे समझाइए, सीधे तौर पर समझाइए। आप वोट मांगेंगे तो अपने काम के आधार पर मांगेंगे कि बीजेपी के संकल्प पत्र के आधार पर मांगेंगे वोट जनता से, कि बीजेपी ने संकल्प पत्र में ये कहा तो इसे पूरा नहीं किया? उन्होंने तो लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे आप उस पे उनसे बात करिएगा। अभी तो मौजूदा समय में आपकी सरकार है ना दिल्ली में, और आने वाले समय के लिए भी आप ही तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना आपके काम पर सवाल उठे, क्यों ना आप अपने कामों को गिनाएं? आप क्यों उस संकल्प पत्र को दिखाना चाह रहे हैं? क्या आपका उससे वास्ता है? क्या आप उसे घर घर जाकर दिखाएंगे कैंपेन में? पार्टी के तौर से दिए हुए योजनाओं की आपके चैनल पे जिक्र कर रहा हूँ। हम किस मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम कह रहे हैं आपका मुफ्त बिजली लगातार बना रहेगा, हम पानी माफ करेंगे, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य एज इट इज चलेगा, इससे बेहतरीन होगी। और जिस पानी की आप बात कर रहे हैं, मुफ्त पानी की, नितेश जी मेरी बात को सुन लीजिए, मेरे बात को सुन लीजिए। जमीन पर जाइएगा, धरातल पर जाकर देखिएगा कहां पर मुफ्त पानी और कहां पर नहीं। ऐसी एक एक जगह मैं आपको लिस्ट में गिना दूंगी, क्योंकि मैं खुद गई हूं और उन जगहों को देखा है जहां पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारने कूटने पर उतारू हैं। पानी नहीं है मुफ्त। वहां पर मौके पर अगर कोई टैंकर पहुंचता है, सभी टैंकर एक साथ एक टैंकर पर जुट जाते हैं। आप जाकर गली मोहल्ले में पहले असलियत देखिएगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमारे पास बढ़ी हुई बिजली, बढ़ी हुई पानी की समस्याएं आई हैं, जिसका हमने अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वतः घोषित किया है कि इस बार के चुनाव के बाद हम सबके जितने बकाया बिल है वो सबको माफ करने का प्रावधान करेंगे, और हमने ये अनाउंसमेंट भी की हुई है। सालों हो गए हैं। अरे नितेश जी सुनिए आप मेरी बात, आपको भी खूब साल मिले, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार मिली, 15 साल मिले, सालों हो गई है, कोई समस्या का निदान नहीं होता है। जाकर जरा उन गली मोहल्लों में चेक कर लीजिएगा, नहीं पता है तो मैं आपको एक एक नाम दे दूंगा। आपकी पूरी बात अब बात कर लेते हैं अनिरुद्ध जी से भी। अंजलि जी, मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ। आप मेरे साथ चलिए उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जहाँ कभी सीवर नहीं हुआ करती थी, जहाँ नालियां नहीं हुआ करती थी, जहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी, स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, सीसीटीवी नहीं हुआ करते थे, मैं आपको उस गलियों में लेके जाता हूँ। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आपको कमियां मिली होंगी।
कहीं ना कहीं करूंगा कि अगर कोई एक तो जो आपको एड्रेसेस पता हो हमें जरूर साझा करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की जो भी समस्याएं आई है उसका निवारण करें। हम कभी राजनीति, काम की राजनीति से कभी पीछे नहीं होते। हम सकारात्मक राजनीति के लिए पानी की हमेशा आगे किल्लत खड़े रहने का बात पे, पानी की किल्लत पे इतनी रिपोर्ट दिखाई गई है, जरा आप ध्यान से देख लेते तो शायद आपको पता होता कि कहाँ पर पानी की किल्लत है, कहाँ पर गली कूचों में लोग परेशान हैं, पानी भरा हुआ है, वहाँ पर बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। तो अगर इन सबको आप देख लेते तो आपको बीजेपी के संकल्प पत्र को दिखाने की जरूरत नहीं होती आज। अब बात आती है अनिरुद्ध जी की। एक तरफ आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि इतना टाइम हो गया, आपने 2022 का वादा किया था और महज आप 1675 फ्लैट्स के साथ आते हैं, वो भी चुनाव से एंड वक्त पहले चाबियां सौंपी जाती हैं। इतने वक्त से क्या कर रही थी बीजेपी? इतने वक्त से डीडीए ने कहां तक काम किया है? अनिरुद्ध जी, आपने एक प्रश्न पूछा था, मैं उस पर रिप्लाई नहीं कर पाया था। आपने ये कहा था कि चेहरा कौन होगा? चेहरा होगा कमल का फूल, हमारे हर विधायक मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, ठीक। तो उसमें स्पष्ट रूप से है कि इसमें कई ऐसे चुनाव लड़े गए कि जिन्हें बिना चेहरे के चुनाव लड़े गए और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत के साथ आती है। अब मैं दूसरा चीज एक पूछना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने बने 2014 के बाद? 37। अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले के थे, एक भी ट्रीटमेंट प्लांट काम सही से नहीं कर रहा है। अंजलि जी, 83 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन यमुना नदी में गिरता, गंदा पानी गिरता है, उसको आप साफ नहीं कर पा रहे हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपने डेवलप नहीं किया जिससे पानी की सप्लाई हो। जल निगम घाटे में है। पहले टैंकर माफिया कम भी हुआ करते थे, आज टैंकर माफिया बढ़ गए हैं। 72,000 करोड़ का घाटा है। ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, NSIT जो है बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था, उसका नाम बदल के नेशनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जगह यूनिवर्सिटी कर दिया। दिल्ली ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम बदल के DTU कर दिया। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पहले थी, आज भी आप कैमरामैन के साथ जाएंगे आपको केवल नागफनी लगेगा। चूंकि 10 साल सरकार में रहे, 15 साल से, ये 10 साल से, तो जाहिर से प्रश्न इन्हीं से पूछा जाएगा कि भैया जो आप वादे करके, अगर आपने स्कूल इतना बढ़िया बना दिया तो 30,000 बच्चों का पर ईयर ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है आपका? आपके शिक्षा मंत्री सीट बदलनी क्यों पड़ रही है? देश में ऐसा कोई शिक्षा मंत्री होगा जो शराब घोटाले में जेल गया हो? ये कहते हैं केस फर्जी है, कोर्ट जमानत देती है। कोर्ट तो आतंकवादियों को भी जमानत दे देती है, लेकिन कोर्ट केस नहीं केस करती है। ठीक है, लेकिन अब आपने उस बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने सबसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछी। हाँ, एक बार पूछ लीजिए। सवाल भी भूल गए आप। मैंने आपसे सीधे तौर पर यही पूछा था कि तब तक योजनाएं क्यों नहीं सामने आती हैं जब दिल्ली की जनता असल में इंतजार कर रही होती है। अब चुनाव नजदीक है, बिल्कुल सर पर है चुनाव, तो यहाँ पर फ्लैट्स की चाबी सौंपी जा रही है। इतने समय अब आप ये देखिए, फ्लैट आज तो बना नहीं होगा, क्या किया गया? अंजलि जी, झोपड़ियों के लिए क्यों नहीं कोई इंतजाम हुए? इको एक्चुअल में आवाज करती तो आप एक बार बोल लीजिए तो मैं बोल दूं जी। मैं ये कह रहा हूं कि फ्लैट एक दिन में तो बना नहीं होगा, 2-4 साल में बना होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मोदी जी का कि जो वादे किए गए वो पूरे होते हैं। अगर किसी चीज का उद्घाटन किया गया है, अगर कहीं पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया, ये आते हैं। हाँ, उद्घाटन पे एक बड़ी अच्छी बात याद आई कि इन्होंने कहा था कि हम 18,000 रुपए कितने हम वहां पे साधुओं, सन्यासी, पुजारियों को देंगे। इनकी सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने 22 मंदिरों, धार्मिक स्थलों को बुलडोज करने का आदेश अपने उसमें दिया। लेकिन तो वो तो उनकी बातों पे कौन विश्वास करेगा? वो तो जिन पर आप भरोसा जताते हैं, पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि भी देने जा रहे हैं, उसकी भी घोषणा मैं वही तो कह रहा हूं कि इन्होंने 22 मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था अपनी ही सरकार में। जवाब दीजिएगा नीतीश जी, आप सुन रहे हैं जी ने। और ये प्राण प्रतिष्ठा में राम मंदिर के कहां जाए? इन्होंने कहा नानी ने मना किया था। नीतीश जी की आवाज बढ़ाइएगा। उसके बाद कई समय में, कई वक्त, 4 साल में मंदिर हटाने के लिए फाइलें भेजी, जबकि हमारी सरकार ने मेरे पास मिनट रुपए
उन सबके मिनट बुक में सारी चीजें मेंशन है, किस प्रकार एलजी साहब भेज रहे हैं और एमसीडी फाइल भेज रही है। उसमें कई सारे पीर बाबा की बात हो रही है, कई सारे मस्जिद है, कई सब हमने रखे हुए हैं। अरे मंदिर आपने ध्वस्त कराए हैं भाई, रिकमेंड किया है आपने। हमेशा रखते हैं, हमेशा रखते आए। आज जब से हमने पुजारियों को 18,000 देने की बात कही है, इनके पीठ में दर्द हो गया, क्योंकि ये इनकी राजनीतिक, आज तक इन्होंने इनसे राजनीतिक यूज करा होंगे। हमने उन्हें सम्मान देने की बात करी। आप लोग तो आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रहेंगे। रुद्र विक्रम सिंह जी, अब दिल्ली के हालात तो हम सभी के सामने, किसी से नहीं छुपे हैं। बारिश हुई तो यहाँ पर ऐसे लगा कि बाढ़ की स्थिति है। बीमारी से ऐसा कोई नहीं होगा कि बच पाया हो, क्योंकि उसी पानी से होकर के गुजरना पड़ रहा था। अब दूसरी समस्या, पानी, एक तरफ पानी बहुत ज्यादा भरा जा रहा है तो एक तरफ पानी पीने के लिए, खाने के लिए है ही नहीं। अब मुफ्त की जो बिजली और पानी आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? फिर सवाल तो यही है। उधर बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर कोई अभी तक की कोई कोशिश अगर की गई हो, क्योंकि वादे तो तमाम किए जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे पर यहाँ सड़कों पर प्रदर्शन तो करने तमाम नेता उतर आते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया जाता है कि कैसे इस ओर कदम बढ़ाया जाए कि लोगों की मदद हो सके थोड़ी सी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको कुछ महीने पहले का इंसिडेंट, जो आप पानी वाली बात करी थी, जो एक राव IAS कोचिंग सेंटर में जो 3 बच्चों की जान गई सिर्फ इसीलिए कि पानी का कोई प्रबंधन नहीं था। मेरी पिटीशन पे जो CBI इंक्वायरी हो रही है अभी, उस CBI इंक्वायरी में ये बात निकल के सामने है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी कहा कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का है वो लास्ट जो अपडेट हुआ था वो 80s में हुआ था, 70s 80s में, जब दिल्ली की जनसंख्या 25 लाख 30 लाख थी। आज जनसंख्या आपकी 2.5 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। उसके बावजूद भी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो ये एक बेहद संजीदा बात है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस पर कोई बात नहीं करता। पॉल्यूशन, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी की वो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? एक तरफ तो कॉलेज यूनिवर्सिटी गिनाई जा रही है। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी, सबको पता है कि कितने कॉलेज और कितने यूनिवर्सिटी इन्होंने खोले हैं, कितना पॉल्यूशन से दिल्ली, अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में क्या स्थिति थी, ये सारी स्थिति सबको पता है। लेकिन एक बात आपकी भी मैं सही मानूंगा कि आम आदमी पार्टी को क्यों पिछले 10 साल से लोग ढो रहे हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट में जो बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस पे एकदम नगड़ है दिल्ली में, अभी भी नगड़ है। अभी जो दावा कर रहे थे कांग्रेस के एक प्रवक्ता की बहुत बड़ी नेता इनकी चुनाव लड़ने गए, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 3,881 वोट पाई थी, तो वो कांग्रेस एकदम नगड़ है। मतलब इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो 2,000-3,000 वोट में सिमट जाते हैं। 1-2 सीटों जो कस्तूरबा नगर और बादली की जो अच्छे 2 ही सीट पे इन्होंने अच्छा को किया था, 15 से 20,000 वोट पाए थे, तो वही मुझे लगता है कि 2 सीटों पर कुछ अच्छा कर पाएंगे लोग। अदरवाइज जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का ही मुकाबला है, तो बीजेपी के पास भी कोई बहुत अच्छा चेहरा या बहुत कोई, उनके पास भी कोई ऐसा विजन नहीं है जिसको लेकर दिल्ली की जनता उनको चुने। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली की जनता बहुत बुद्धिमान जनता है, राजनीतिक रूप से जनता सब समझती है। रितु चौधरी जी, आखिर कांग्रेस की तरफ से ऐसी क्या कमी अब इतने टाइम से हो रही है कि जमीन खिसकती तो खिसकती छिनती चली जा रही है? अब इस बार कांग्रेस क्या कोशिश कर रही है दिल्ली में अपनी साख बचाने के लिए? क्योंकि आप पंजाब हो, हरियाणा हो, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ते आए हैं। अब जब मेन बात आती है दिल्ली, क्योंकि राजधानी भी है और यहीं से सारी राजनीति होकर गुजरती है, तो क्या इस बार कोशिश है कांग्रेस की? रितु जी, शायद रितु जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, क्योंकि सवाल उठ रहा है अगर कार्यों को लेकर, क्योंकि दिल्ली की जनता से वादा किया गया है, वादे को पूरा नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी भी यही आरोप लगा रही है और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि ये तो आपदा की सरकार है, दिल्ली के लिए आपदा है। किसकी बात में कितनी सच्चाई मानी जाए? क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार रही थी, आपने तो बखूबी देखा होगा दिल्ली की जनता किससे त्रस्त रही है, किससे खुश रही है। देखिए, दिल्ली में 2013 के बाद और लगभग 2014 के बाद देखेंगे आप, एक दूसरे के खिलाफ दिन में 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। मैंने तो किसी राज्य में नहीं देखा पूरे देश में, तो दिल्ली में हो रहा है। और दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार रही है तो भाजपा की सरकार भी रही है, और दिल्ली में भाजपा की सरकार रही है तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी रही है। इतना टकराव पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच है।
यदि हम विकास की बात करें, चर्चाओं की बात करें, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो बार बार टिप्पणी की और सुनवाई भी चल रही है कि फ्री की रेवड़ियों को लेकर, कहां तक आप इस देश को ले जाने का प्रयास करेंगे। 5000 से ज्यादा मंदिर दिल्ली में, 200 से ज्यादा यदि हम बात करेंगे तो ऐसे मठ हैं जहां उन्होंने चर्चा की कि हम 18,000 रुपए का देंगे। 1500 की ज्यादा आप देखेंगे कि मस्जिद है जहां 287 मस्जिदों को आप सम्मान निधि दे रहे थे उलेमाओं को, तो उसमें से भी आप 18 महीने से नहीं दे पा रहे हैं। तो यदि हम सब मिलाकर के भी बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ मैं वही यात्राओं कह की रहा भी हूँ, घोषणा जितनी भी मैंने अभी अंजलि कहा था थोड़ी देर पहले कि ये सारी जितनी भी घोषणाएं केजरीवाल जी ने की हैं, यदि इन सारी योजनाओं का समावेश कर लिया जाए, दिल्ली का वर्तमान में जो बजट है उससे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी का नंबर आएगा, आप देखिएगा जब घोषणा पत्र जारी होगा तो आपसे 21 ही होगा, 19 तो होगा नहीं। तो जब 21 होगा तो फिर वो कहां से बजट लेकर के आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप दिल्ली को ले जाना कहां चाहते हैं? क्या इसके अलावा कोई आपके पास ऐसे मुद्दे नहीं है जहां वोटरों के बीच जाकर के आप अपना वोट मांग सकें? क्या विकास के मुद्दे नहीं हो सकते? क्या अन्य तमाम चीजों की जरूरत है? देखो जाम में फंसी रहती है हर समय दिल्ली, आप देख रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं, आप देखो रोज गैंगवार हो रहा है दिल्ली में, रोज कहीं ना कहीं से फायरिंग की बात आ रही है, मर्डर्स की बात आ रही है। इन पे आप चर्चा नहीं करना चाहते? आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते कि प्रदूषण पर केंद्र और प्रदेश सरकारें मिलकर के कैसे लड़ेगी एक दूसरे के खिलाफ जो प्रत्यारोप चर्चा की ही तो कमी है, चर्चा का ही तो अभाव है, क्योंकि राजधानी दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश भी है राम कुमार जी, आखिर सवाल यही है जनता के मन में, जब अधिकार है मिले जुले दोनों के पास, तो क्यों ना मिलजुल कर दिल्ली के बारे में विचार किया जाए? क्यों संकल्प पत्र खेल रहे हैं? क्यों फ्री की रेवड़ियां और कैंपेन यहाँ पर किए जा रहे हैं? क्यों ना मिलजुल कर विचार विमर्श किया जाए और दिल्ली की जनता के लिए सोचा जाए? लेकिन मेलजोल चाहते ही नहीं है। ये लोग मीडिया पे खर्च करते हैं और जो सत्ता मिली उसका सदुपयोग नहीं करना चाहते। पुलिस चाहते हैं, अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित और भी प्रदेश है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं है। उनको क्या अधिकार है और आपको क्या अधिकार है? हमेशा लड़ाई लड़ने से देश का भला, प्रदेश का भला नहीं हुआ। और ये झूठ, सारी चीजें झूठ है इनकी। कोई भी चीज बताओ सच की है क्या? इन्होंने बच्चों की कसम झूठी खाई है, वो तक किया इन्होंने कहा कि हम कोई भी 2 बार के बाद तीसरी बार चुन के नहीं आएगा, सीएम तीसरी बार नहीं बनेगा, एक बार जो मंत्री बना 2 बार तीसरी बार कोई नहीं आएगा। ये सारी झूठी बातें केजरीवाल के मुखमंडल से निकली है, ये बीजेपी की बात नहीं है। तो ये सारी बातों को गौर करना चाहिए। और शीला दीक्षित ने एक हॉस्पिटल का प्लॉट और प्लिंथ निकाला था, उस तक को इन्होंने नहीं बनाया। आज देश में कितने 75 एयरपोर्ट से आज 250 एयरपोर्ट हो गए, दिल्ली में क्यों नहीं हो रहे? और दिल्ली में इन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया है। और अभी बताया, भैया ने बताया कि 18 महीने हो गए मौलानाओं की पगार नहीं दी, और दूसरे यहाँ पे इन्होंने घोषित कर दिया, जो उन्होंने घोषणा की थी, जो उनको दे रहे थे उसको बंद करके बैठे हुए। ये झूठों की सरदार है। अगर झूठों का कोई बड़ा अवार्ड होना चाहिए होगा भारत में तो वो केजरीवाल को जाएगा। लेकिन केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि एजेंडा ही नहीं है बीजेपी के पास, ना तो सीएम चेहरा है और एजेंडा भी नहीं है। क्योंकि हरदीप सिंह पुरी, उनकी जो मुख्य बातें आज की हैं उनमें से एक बात ये भी कि 2020 में हरदीप सिंह पुरी आए थे, उन्होंने 5 लाख लोगों को वादा किया था कि कच्ची कॉलोनियों में उनका हक दे दिया जाएगा उनको, लेकिन इतना समय हो गया है, सिर्फ 25,000 रजिस्ट्री हुई है 5 साल में। नहीं जी, काम हुआ है जी, काम होगा, लेकिन मिलजुल के होगा, जो आपका पहला सवाल था। और पूर्व की बातें करें तो जैसे महाराष्ट्र के अंदर 10 साल में 2 लाख करोड़ कांग्रेस सरकार ने दी थी, लेकिन मोदी के 10 साल में 12 लाख करोड़ मिले। तो ये मिलते हैं लेकिन इनका लोग दुरुपयोग करते हैं। अरे बीजेपी को पूछना चाहिए कि उन्होंने मीडिया में 10 साल में कितना खर्चा किया। वो उतना खर्चा अगर बचा लेते तो आज जो पानी का तकलीफ है वो दूर हो जाती। मीडिया के प्रोपेगेंडा में कितना रुपया केजरीवाल ने खर्चा किया, ये बीजेपी को पूछना चाहिए। बीजेपी को ये पूछना चाहिए कि अन्ना हजारे की कितनी चिट्ठियों का जवाब केजरीवाल ने दिया है। तो बीजेपी उनके पिच पे खेलती है और विक्टिम कार्ड खेलना केजरीवाल का एक एक्सपर्ट है वो। अब जवाब दीजिएगा अनिरुद्ध जी आप भी, क्योंकि देखिए उन्होंने संकल्प पत्र का जिक्र किया है आज केजरीवाल ने, और संकल्प पत्र की कई बातें उन्होंने गिनाई है। कॉलोनियों का जिक्र किया है, सीसीटीवी का जिक्र किया है, सीवेज, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक
ऐसे उन्होंने अपने काम भी गिनाए हैं और साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी बात की है कि आवासीय योजना में कमी रही है। आवासीय योजना पर विचार क्यों नहीं किया गया इतने लंबे समय से, जब देखा जा रहा था कि लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। व्यक्ति 100 यात्रा फ्री में ना करा सके, निगम बोध घाट पे जाके लोगों को कर देना होता है, वो व्यक्ति तीर्थ यात्रा और तमाम बातें अरविंद केजरीवाल के मुंह से शोभा नहीं देती है। दूसरा है कि अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, अतिशी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगी। चीज दूसरी चीज यह है कि जो रजिस्ट्रियां होती हैं उसमें एमसीडी की तरफ से एनओसी चाहिए, और जब से एमसीडी के अंदर केजरीवाल जी आ गए वो एनओसी दे ही नहीं रहे हैं। ठीक, और रह गई बात कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ और स्पष्ट रूप से मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की जब सरकार आएगी तो दिल्ली के अंदर जो ये आपदा है, ये जो डिजास्टर दिल्ली के ऊपर आ चुका है, इस आपदा को खत्म करना है, और देश की जनता, दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और आपसे सवाल ये भी कर रही है ना आम आदमी पार्टी कि आपके पास अभी भी तो अधिकार है, कई विभाग है आपके अधिकार क्षेत्र में, तो वहां पर क्यों नहीं काम हो रहा है, क्यों नहीं सुधार हो रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि जितने विभाग हैं उतने अच्छा काम हो रहा है। इनसे पूछिए सेफ सिटी के नाम पर दिल्ली सरकार ने जो पैसा लिया था कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। आप पूछिए ना, बीएल को टेंडर जब हुआ तो उसके बाद में उसमें घोटाला कैसे हो गया। जब इनके पास में आउटसोर्स एजेंसियों को नौकरियां देनी थी उसमें पता चल रहा फर्जी अटेंडेंस बना के पैसा कमा रहे, 600 करोड़ घोटाला करके बढ़ गए। आप इनसे पूछे जो बसों में मार्शल तैनात थे उनको इन्होंने कोलैप्स क्यों कर दिया, हटा क्यों कर दिया। इन्होंने वादा किया था जो एएनएम है उनको हम परमानेंट करेंगे, उनको किसी को परमानेंट तक नहीं किया। वादे तो आप बहुत करके आए थे जो आपके अधिकार क्षेत्र में थे। नया हॉस्पिटल नहीं बना, नया स्कूल नहीं खुला, रीनेम कर दिया यूनिवर्सिटी जो कॉलेज का, आज लिस्ट लेके चल रहे हैं, हमने यूनिवर्सिटी बना दी। नीतीश जी तो शांत बैठे हैं, लग रहा है वो सारी बातों को स्वीकार कर रहे हैं। नीतीश जी की आवाज बढ़ाइएगा। मैं तो बैठा हूँ इसलिए कि आप समय दें, मुझे कम से कम अपनी बात रखता हूँ। अभी आपके चैनल पे 2-3 मुझे 7-4 मैंने समय देख रहा हूँ कि आपको एक एक करके उसके बात कर लो। पहले सर्वप्रथम एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो भी कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी पुनः चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक दिन एक डिबेट कर दीजिए अलग से इसी मुद्दे पे, और मैं रहूंगा और आप जिसको भी रहेंगी कम से कम इस बात की आप डिबेट करना चाहते हैं, ये नहीं सोच रहे कि जो सवाल आपसे किए जा रहे हैं उस पर काम किया जाए। लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटीज हमने बनाई है और ये यूनिवर्सिटीज के नाम एडिटेड है। देखिए हम भारतीय जनता पार्टी से कौन सी यूनिवर्सिटी आपने बनाई है? अच्छा चलिए गिनाइए आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? नीतीश जी, अरे इधर उधर बात मत, वही समय सीमित है और इसी में आपसे सवाल करना है। चलिए बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी आपने बनाई है? नीतीश जी बताइए, आपसे सवाल कौन सी यूनिवर्सिटी आपने बनाई? मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बना के यहाँ बैठा देते तो उससे फायदा है। मत तो कहते हैं दिन भर अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना इनका मुख्य उद्देश्य है। हम पूछते हैं दिल्ली की जनता को क्या करोगे, ये कहेंगे अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे। हम पूछेंगे आपका चीफ मिनिस्टर कौन है, भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है, खैर दर्शक भी आपको सुन रहे हैं भली बाती, और दर्शक बेहतर जानते हैं, जनता बेहतर जानती है आपको किसने कितना काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपने बखूबी सुना, हर एक पार्टी का अपना मुद्दा होता है, लेकिन जब बात आती है चुनाव की तो एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, और संकल्प पत्र पर सवाल अब केजरीवाल ने उठाया। देखना होगा क्योंकि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगेगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली की सियासत में और कुछ क्या नया होता है इस पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।